ओके, हाय गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम अपूर्व मेहरोत्रा है और जैसा आप लोग शायद जानते होंगे, हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करेंगे आज। तो गाइस, जब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं इन आवर प्रीलिम्स, सो वी आर बेसिकली डीलिंग विद ज्योग्राफी इन रिलेशन टू द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ योर यूपीएससी। अब प्रीलिम्स में वैसे तो आपसे कई चीजों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मेजरली अगर आप लोगों ने मेरा जो ओरिएंटेशन वीडियो था वो ओरिएंटेशन वीडियो भी देखा हो तो उस ओरिएंटेशन वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि मेजरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस तीन अलग अलग कैटेगरीज से आपसे पूछे जाते हैं। पहली कैटेगरी जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होती है मैपिंग। दूसरी कैटेगरी जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होती है फिजिकल ज्योग्राफी। और तीसरी कैटेगरी जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होती है इंडियन ज्योग्राफी। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जहां से मेजरली हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। हम भी अपने पूरे के पूरे जो भी हमारा कोर्स है उस कोर्स में इन्हीं तीन क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और इसी ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे मैपिंग के बारे में, फिर हम लोग बातचीत करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में और लास्टली हम लोग बातचीत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो कल से आप लोगों को अपनी एटलस लेके आनी है क्योंकि कल से हम लोग मैपिंग की बातचीत स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम लोगों को एक इंट्रोडक्टरी मैनर में सबसे पहले कुछ ज्योग्राफिकल बेसिक्स समझने हैं। ये ज्योग्राफिकल बेसिक्स गाइस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं ज्योग्राफिकल बेसिक्स को हम लोग आगे मैपिंग में, फिजिकल ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, हर जगह अपने हर सेक्शन में यूज करेंगे और इन्हीं ज्योग्राफिकल बेसिक्स के थ्रू आपको इन तीनों के तीनों सेक्शंस को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी मोर और लेस ऑलमोस्ट 30 क्लासेस रहेंगी ज्योग्राफी की और इन 30 क्लासेस में ऑलमोस्ट जो डिवीजन रहेगा 10 क्लासेस हम मैपिंग को देंगे, 12 क्लासेस हम फिजिकल ज्योग्राफी को देंगे और रिमेनिंग 8 क्लासेस हम इंडियन ज्योग्राफी को देंगे। तो ये हमारा मोर और लेस जो है वो थोड़ा डिवीजन रहेगा। मतलब इसमें एक दो क्लास ऊपर नीचे हो सकता है मैं फिजिकल में थोड़ी सी ज्यादा ले लूं, मैपिंग में एक क्लास कम ले लूं या इंडियन में एक क्लास कम ले लूं, बट यही हमारा मोर और लेस सिनेरियो रहेगा जो हमें समझना है। अब मैं आपको हर क्लास में ये बता दिया करूंगा कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे आप लोग भी जब भी आपको टाइम मिले आप उसे थोड़ा सा अपनी तरफ से क्लास से पहले गो थ्रू कर लें, जिससे आपको क्लास में उन चीजों को समझने में आसानी हो। जैसे आज अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा लेक्चर 1 रहेगा बेसिक्स का, और जब हम लोग कल की बात करते हैं तो हमारा लेक्चर 2 जो रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो कल हम लोग जो है सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के मैप के बारे में बात करनी शुरू करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कल अगर हो सके आपको 10-15 मिनट मिल जाए तो आप नॉर्थ अमेरिका के मैप को एक बार देख लीजिएगा। आज जो भी हम टर्म्स एक्सेट्रा डिस्कस करेंगे उन टर्म्स को नॉर्थ अमेरिका के मैप के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, जिससे कल वाली क्लास में आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप समझने में थोड़ी सी ज्यादा आसानी रहे। अब गाइस, जब हम लोग मैप्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मैप्स, दे से और द एक्सपर्ट से दैट मैप्स आर द की टू ज्योग्राफी। यानी कि अगर ज्योग्राफी समझनी है तो सबसे पहले हम लोगों को मैप्स के बारे में समझना पड़ेगा। जब तक हम मैप्स के बारे में नहीं समझते हैं तब तक हम ज्योग्राफी के बारे में अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब गाइस, जब हम लोग मैप्स के बारे में बात करते हैं जो हम लोग कल करनी स्टार्ट करेंगे, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैप्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कशन करेंगे मैप्स का, जैसे कल हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका खत्म होगा तो साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका खत्म होगा तो कोई और कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर कॉन्टिनेंट में
हम 3 तरीके के मैप्स के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का मैप होता है उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल। फिजिकल मैप के बाद जो दूसरे टाइप का मैप होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और पॉलिटिकल के बाद जो तीसरे टाइप का मैप होता है उसे हम लोग कहते हैं थीमेटिक मैप्स। अब जब हम लोग फिजिकल मैप्स की बात करते हैं तो फिजिकल मैप में हम लोग मेजरली फोकस करते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स। जब हम ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल फीचर्स में हम 2 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं लैंडफॉर्म्स पे, अभी मैं बात करूंगा लैंडफॉर्म्स के बारे में, और लैंडफॉर्म्स के साथ साथ हम लोग बात करते हैं वाटर बॉडीज के बारे में। तो लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज ये 2 मेजर चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं जब हम लोग फिजिकल मैप की बात करते हैं। तो अब लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड, वाटर बॉडीज से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स होते हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके बाद जब हम पॉलिटिकल मैप्स के बारे में बात करते हैं, गाइस पॉलिटिकल मैप्स आर रिलेटेड विद ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहां पर हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स में वी मेजरली टॉक अबाउट कंट्रीज। ह्यूमन सेटलमेंट्स कोई भी एक ऐसा रीजन होता है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। इन मैप्स में हम लोग कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, सिटीज के बारे में बात करते हैं। टेक्निकली अगर मैं कहूं तो हम लोग पॉलिटिकल मैप में हर एक उस रीजन के बारे में बात करते हैं जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। जब भी मैं आपके सामने ये टर्म रखूं ह्यूमन सेटलमेंट्स इन ज्योग्राफी आर डिफाइंड एज रीजन्स। मेरे ख्याल से व्हाइट नहीं दिख रहा होगा ठीक से, मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं या रेड से लिख देता हूं। रीजन्स विद ह्यूमन पॉपुलेशन and well defined boundaries। तो कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा रीजन जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेजेंट है और जहां पर वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, ऐसे ही रीजन को गाइस हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट्स कहते हैं। ये कंट्री हो सकता है, ये स्टेट हो सकता है, ये सिटी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिकल मैप में हम कंट्री, स्टेट, सिटीज एक्सेट्रा के बारे में बातचीत करते हैं। अब आते हैं थीमेटिक मैप्स। जब हम थीमेटिक मैप्स की बात करते हैं, थीमेटिक मैप्स आर रिलेटेड विद अदर ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बाकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन बाकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड थीमेटिक मैप्स होते हैं। थीमेटिक मैप्स में हम लोग बातचीत करते हैं अबाउट क्लाइमेट। थीमेटिक मैप्स में हम लोग बातचीत करते हैं अबाउट एग्रीकल्चर। थीमेटिक मैप्स में हम लोग बातचीत करते हैं अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। थीमेटिक मैप्स में हम लोग बातचीत करते हैं अबाउट मिनरल्स। तो ये 4 टाइप के थीमेटिक मैप्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट की क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले ये समझिए, कुल मिला के हमें किसी भी कॉन्टिनेंट में कितने टाइप के मैप्स के बारे में बात करनी है? हमें किसी भी कॉन्टिनेंट में कुल मिला के 6 तरीके के मैप्स के बारे में बात करनी है। हम बात करेंगे फिजिकल मैप्स के बारे में, हम बात करेंगे पॉलिटिकल मैप्स के बारे में, हम बात करेंगे
क्लाइमेटिक मैप्स के बारे में, एग्रीकल्चरल मैप्स के बारे में, डेमोग्राफिक मैप्स के बारे में। एक बात याद रखिएगा, जहां पर भी टर्म डेमोग्राफी आएगा, प्लीज रिमेंबर डेमोग्राफी इज ऑलवेज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो इसीलिए जो पॉपुलेशन मैप्स होते हैं उन पॉपुलेशन मैप्स को हम लोग डेमोग्राफिक मैप्स भी कहते हैं। और लास्टली हम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन या मिनरल मैप्स या रिसोर्स मैप्स के बारे में बातचीत करेंगे। मिनरल्स को हम लोग रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो जहां पर भी टर्म रिसोर्स आ रहा है, प्लीज रिमेंबर रिसोर्सेज आर मेजरली रिलेटेड विद मिनरल्स। तो सबसे पहले हम लोगों को 3 बातें समझनी, ध्यान से समझिएगा। जब हम प्रीलिम्स की बातचीत करते हैं तो प्रीलिम्स में हमारे पास 3 मेजर सेक्शंस आते हैं ज्योग्राफी के, जिनके ऊपर हमें बात करनी होती है। पहला सेक्शन आता है मैपिंग का, दूसरा सेक्शन आता है फिजिकल ज्योग्राफी का, तीसरा सेक्शन आता है इंडियन ज्योग्राफी का। अभी हम लोग फर्स्ट सेक्शन से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैपिंग का सेक्शन होता है। आज हम मैपिंग से रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं उन बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, और कल हम लोग नॉर्थ अमेरिका के मैप का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब मैपिंग में जब हम लोग बात करते हैं तो गाइस मैप्स को की टू ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी कि ज्योग्राफी को समझने की जो चाबी है वो मैप्स होते हैं। अगर आपको मैप समझ में आ गए तो आपको आधी ज्योग्राफी समझ में आ गई। अब मैप्स में सबसे पहले हमें यह समझना है कि कितने टाइप के मैप्स होते हैं। कुल मिला के 3 तरीके के ब्रॉडली मैप्स होते हैं जिन्हें डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं फिजिकल मैप्स, एक होते हैं पॉलिटिकल मैप्स, और एक होते हैं थीमेटिक मैप्स। जब हम फिजिकल मैप्स की बात करते हैं तो फिजिकल मैप्स में लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज का जिक्र किया जाता है। मैं बताऊंगा अभी लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, वाटर बॉडीज से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं। जब हम पॉलिटिकल मैप्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल मैप्स में ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होते हैं? ऐसे रीजन्स होते हैं जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन होती है और इनकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं। इसमें हम कंट्रीज, स्टेट्स और सिटीज एटसेट्रा के बारे में बात करते हैं। और फिर आते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स में हम बाकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, और इन बाकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को, एग्रीकल्चर को, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को और मिनरल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इतनी बात समझनी है कितने टाइप के मैप्स होते हैं और इन मैप्स में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी होती है। अब देखिए मैं अपने साथ एटलस लेके आया हूं। अगर आप लोगों के पास एटलस है तो आप देख सकते हैं, बाकी देखिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जब हम लोग बात करते हैं मैप्स के बारे में तो ये देखिए, इन दोनों पेजेस के ऊपर गौर फरमाइए। वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता, लेकिन आप यहीं पर गौर फरमा लीजिए। ये वाला जो मैप है, ये जो ग्रीन और ऑरेंजिश येलोइश कलर का है, ये हमारा फिजिकल मैप है। ये जो मैप है जिसमें कंट्रीज बने हुए हैं, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। और इनके आगे, ठीक आगे जैसे ही मैं पलटता हूं, यहाँ पर आपको कुछ मैप्स दिखाई देंगे जिसमें किसी में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा, किसी में क्रॉप्स दे रखे होंगे, किसी में मिनरल्स दे रखे होंगे। ये हमारे थीमेटिक मैप्स हैं। तो एटलस में भी हमें 3 ही टाइप के मैप्स दे रखे होते हैं। ये दोनों पेज थीमेटिक मैप्स के हैं। ये इनमें से एक पेज फिजिकल मैप का है और एक पेज पॉलिटिकल मैप का है। इसके नेक्स्ट आगे हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट आगे जाते ही हमारे पास डिटेल्ड मैप्स आ जाएंगे, और डिटेल्ड मैप्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आ जाएगा। तो हमें डिटेल्स में नहीं जाना है क्योंकि प्रीलिम्स में वो डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप्स के बारे में हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अब गाइस जब हम लोग बात करते हैं मैप्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल मैप के बारे में। नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट फिजिकल मैप। तो जब हम लोग बेसिक्स ऑफ फिजिकल मैप के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ फिजिकल मैप, तो यहां पर एक बात ये समझिएगा कि जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, फिजिकल मैप में हम मेजरली 2 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? एक हम लोग लैंडफॉर्म्स के ऊपर फोकस करते हैं,
दूसरा हम लोग वाटर बॉडीज के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैंडफॉर्म्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लैंडफॉर्म्स गाइस, लैंडफॉर्म्स आर डिफाइंड एज स्ट्रक्चर्स on the Earth's surface। अर्थ के सरफेस पे जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग लैंडफॉर्म्स कहते हैं। दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लैंडफॉर्म्स। अब देखिए, ज्योग्राफर्स का ये मानना है, ध्यान से बात को समझिएगा, कि इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में हमारी अर्थ के सरफेस पे किसी भी टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। हमारी अर्थ का सरफेस बिल्कुल प्लेन था। ये हमारी अर्थ का इनिशियल सरफेस था, और इस इनिशियल सरफेस को हमारे जो ज्योग्राफर्स हैं, ये वाला टर्म याद रखिएगा, पेनेप्लेन बुलाते हैं, PENE, और जो दूसरा वाला ई है उसके ऊपर एक छोटा सा कॉमा, क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है, पेनेप्लेन। लेकिन आज की डेट में अगर हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ के सरफेस पे हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग लैंडफॉर्म्स कहते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स इन कंबाइंड फॉर्म आर नोन एज लैंडफॉर्म्स। जब हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास कुल मिला के 4 मेजर टाइप के लैंडफॉर्म्स आते हैं। There are 4 major types of landforms that we have। हमारे पास आते हैं माउंटेन्स, हमारे पास आते हैं प्लेटोस, हमारे पास आती हैं प्लेन्स, और अगर हमारे पास सरफेस पे कोई डिप्रेशन होता है, यानी कि अगर हमारे पास सरफेस पे कोई लो लाइंग एरिया होता है, तो उस लो लाइंग एरिया को हम लोग बुलाते हैं एज डिप्रेशन। अब एरिया लो लाइंग है या हाई राइजिंग है, ये वाली बात हम लोग कहां से पता लगाते हैं? आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, जब भी किसी चीज की हाइट के बारे में बात करते हैं तो उसकी हाइट को हम लोग कहां से कंसिडर करते हैं? मीन सी लेवल से कंसिडर करते हैं। अगर वो मीन सी लो लेवल से ऊपर है तो इसे हम हाई लाइंग एरिया कहते हैं, और अगर वो मीन सी लेवल से नीचे है तो हम उसे लो लाइंग एरिया कहते हैं। तो कुल मिला के सबसे पहली बात ये समझनी है कि लैंडफॉर्म्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात ये समझनी है, लैंडफॉर्म्स मेजरली कितने टाइप के होते हैं? लैंडफॉर्म्स मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं। माउंटेन्स होते हैं, प्लेटोज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, और डिप्रेशंस होते हैं। माउंटेन्स और प्लेटोज हायर स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिप्रेशंस जनरली लो लाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई भी लो लाइंग एरिया होता है, उस लो लाइंग एरिया को हम लोग टेक्निकली डिप्रेशन। अब हमें इन लैंडफॉर्म्स के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, इनके बारे में कुछ बातें हमारे लिए जरूरी हैं। तो जब हम इन लैंडफॉर्म्स के ऊपर फोकस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपना फोकस रखते हैं टुवर्ड्स माउंटेन्स। तो जब हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो लैंडफॉर्म्स में हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं अपॉन माउंटेन्स। अब जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में माउंटेन्स होते क्या है, माउंटेन्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं गाइस, ज्योग्राफी कहती है माउंटेन्स आर tapering structures having minimum altitude of 800 meters। तो ये मतलब जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जो हमें माउंटेन्स की देखने को मिलती है ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले अगर हम लोग इन माउंटेन्स की डेफिनेशन को देखते हैं
तो यहां पर हमारे पास एक टर्म आता है टेपरिंग, और फिर दूसरी जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि मिनिमम ऑल्टीट्यूड 800 मीटर्स का होना चाहिए। अब टेपरिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग शायद जानते होंगे, जो चीज नीचे से ब्रॉड होती है लेकिन ऊपर जाते जाते नैरोअर होती चली जाती है, उसी चीज को हम लोग टेपरिंग कहते हैं। टेपरिंग इज टेक्निकली व्हाट वी कॉल एज ब्रॉड बेस which narrows with height। तो ब्रॉड बेस जो हाइट के साथ साथ नैरो होती चली जाती है, ऐसे ही स्ट्रक्चर को गाइस हम लोग क्या बुलाते हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग टेपरिंग स्ट्रक्चर बुलाते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे माउंटेन्स किस तरीके से होते हैं, माउंटेन्स इस तरीके से होते हैं, जो बेस है वो ब्रॉड होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते चले जाते हैं वैसे वैसे नैरोअर होता चला जाता है। अगर हम लोग इसे ज्योमेट्री में देखें तो इसी शेप को हम लोग कोनिकल कहते हैं। जो कोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका मिनिमम ऑल्टीट्यूड 800 मीटर का होता है, ऐसे ही कोनिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। अब जब हम लोग माउंटेन्स की बात करते हैं तो माउंटेन्स में हम लोगों को टाइप्स पता होने चाहिए कि कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं। तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, तो गाइस मेजरली हमारे पास 4 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। पहले टाइप के माउंटेन्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। दूसरे टाइप के माउंटेन्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तीसरे टाइप के माउंटेन्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। और चौथे टाइप के माउंटेन्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं डोम माउंटेन्स। अब हमें बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है कि फोल्ड क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, बट हाँ हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए, जब हम फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज व्हाट अ फोल्ड माउंटेन इज लाइक। फोल्ड माउंटेन की सबसे बड़ी खासियत होती है, फोल्ड माउंटेन के पास एक प्रोमिनेंट पीक होती है, एक चोटी होती है। तो जिस भी माउंटेन पे आपको एक प्रोमिनेंट पीक दिख रही है या चोटी दिख रही है, उसे हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसी के ऑपोजिट जब हम ब्लॉक माउंटेन की बात करते हैं तो ब्लॉक माउंटेन कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, है ये भी माउंटेन, लेकिन अगर आप इसकी टॉप देखेंगे ना तो इसकी टॉप जो है वो नुकीली नहीं है, इसकी टॉप थोड़ी सी फ्लैटेंड है। तो यहां पर चेंज क्या आया है, यहां पर चेंज आया है कि जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो पीकलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसीलिए ना हम देख के पहचान लेते हैं। अगर आप कश्मीर की साइड जाओगे या हिमाचल प्रदेश की साइड जाओगे, वहां आपको हिमालयाज दिखेंगे, हिमालयाज में ना आपको बहुत प्रोमिनेंट पीक्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की साइड जाओगे, गोवा की साइड जाओगे, तो वहां पे आपको वेस्टर्न घाट्स दिखेंगे। अब वेस्टर्न घाट्स में ना आपको पीक्स नहीं दिखाई देंगे। तो देख के पता लग जाता है कि अगर पीक है तो ये फोल्ड है, और अगर पीक नहीं है तो ये ब्लॉक है। जनरली यही दोनों, फोल्ड और ब्लॉक, सबसे कॉमन टाइप के माउंटेन्स होते हैं ऑन लैंड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फोल्ड एंड ब्लॉक, दे आर मोस्ट कॉमन ऑन लैंड। लैंड पे हमें सबसे ज्यादा इसी टाइप के माउंटेन्स दिखते हैं, और हम देख के पता लगा लेते हैं कौन सा माउंटेन कौन सा है, कौन सा फोल्ड है, कौन सा ब्लॉक। एक बात और, जैसा मैंने साइज बनाया है, फोल्ड माउंटेन्स हायर होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स पीकलेस होते हैं और रिलेटिवली लोअर। हम जब भी प्रोमिनेंट पीक्स के बारे में बात करेंगे किसी भी कॉन्टिनेंट में, तो हम ये जरूर बात करेंगे कि वो फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है या किस टाइप का माउंटेन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे दिखते हैं और ब्लॉक माउंटेन्स कैसे दिखते हैं। अभी फिजिकल ज्योग्राफी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों टाइप के माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। आई विल टेल यू हाउ दीज माउंटेन्स आर क्रिएटेड। अब गाइस, वॉल्केनिक और डोम माउंटेन्स, ये दोनों टाइप के माउंटेन्स, अंडरस्टैंड दिस, ये हेमिस्फेरिकल, दे आर हेमिस्फेरिकल। ये कोनिकल होते ही नहीं है, ये हेमिस्फेरिकल शेप में होते हैं। यानी कि किस टाइप की शेप होती है इनकी,
इनकी कुछ ऐसी शेप, ये हेमिस्फेयर जैसा है ना। दीज आर वॉल्केनिक और डोम माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स जनरली अंडर वाटर होते हैं, इनकी प्रेजेंस लैंड पे बहुत कम होती है, इनकी प्रेजेंस मेजरली ओशियानिक फ्लोर पे होती है, यानी कि समुद्र की जो सतह होती है या फिर समुद्र का जो तल होता है उस पे होती है, जो बेस होती है समुद्र की उसके ऊपर होती है, और इसीलिए ये माउंटेन्स जो हैं वो जनरली वाटर के ऊपर दिखाई नहीं देते। ऑन दी अदर हैंड जो डोम माउंटेन्स हैं, डोम माउंटेन्स आर वेरी रेयर। डोम माउंटेन्स ज्यादा होते नहीं है, बहुत ही कम डोम माउंटेन्स होते हैं, मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट में मुश्किल से एक दो हमें डोम माउंटेन्स दिख जाते हैं। इसीलिए लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो लैंड पे हमें सबसे कॉमनली कौन से टाइप के दो माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हमें सबसे कॉमनली फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में गाइस हिमालयाज फोल्ड माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली पूर्वांचल रेंजेस कहते हैं, वो भी फोल्ड माउंटेन्स। लेकिन उसके अलावा सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया जितने भी माउंटेन्स हैं, जितनों के भी नाम आपको पता है, विंध्या हो गए, सतपुरा हो गए, आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, ये सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन्स। सिर्फ हिमालयास, पूर्वांचल रेंजेस और हाँ अरावलीज, ये तीन फोल्ड्स हैं। बाकी जितने भी माउंटेन्स दिखते हैं, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी, कार्डमॉम, जितनों के भी नाम आपको पता है और नहीं भी पता है तो भी वो सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन्स। तो यही दो टाइप के माउंटेन्स हैं जो लैंड पे सबसे कॉमन है। वॉल्केनिक माउंटेन्स जनरली सबमर्ज्ड रहते हैं और डोम माउंटेन्स जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं। तो अब एक बस छोटी सी बात अपने दिमाग में रखिएगा, अगर मैं 4 डायग्राम्स बनाता हूं, एक बड़ा सा माउंटेन विद अ पीक, एक छोटा माउंटेन जो पीकलेस है, एक बड़ा सा हेमिस्फेरिकल माउंटेन और एक रिलेटिवली छोटा सा हेमिस्फेरिकल, ये है गाइस फोल्ड, पीक है, अच्छी हाइट है। ये है ब्लॉक, पीक नहीं है, छोटी हाइट है, बड़ा सा हेमिस्फेयर है, ये है वॉल्केनिक, छोटा हेमिस्फेयर है, ये है दो। तो ये हमारे पास 4 टाइप के माउंटेन्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो लैंडफॉर्म्स में हमारे पास सबसे पहला लैंडफॉर्म कौन सा आता है, सबसे पहला लैंडफॉर्म हमारे पास माउंटेन आता है। माउंटेन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका मिनिमम ऑल्टीट्यूड 800 मीटर का होता है। ये टेपरिंग होता है, यानी कि ऊपर जाते जाते नैरो होता चला जाता है। कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं, 4 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड जिसके पास पीक होती है और अच्छी हाइट होती है, ब्लॉक जिसके पास पीक नहीं होती है और बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं होती है, वॉल्केनिक और डोम ये दोनों हेमिस्फेरिकल होते हैं। वॉल्केनिक ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं एज कंपेयर टू डोम, और वॉल्केनिक जनरली सबमर्ज्ड रहते हैं, अंडर वाटर रहते हैं। डोम बहुत ही रेयर होते हैं, आसानी से डोम माउंटेन्स देखने को नहीं मिलते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है इन सारे के सारे माउंटेन टाइप्स की, ये हम आगे फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। तो ये तो पहली बात है जो आपको माउंटेन्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब माउंटेन्स के बाद गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के लैंडफॉर्म्स आते हैं, दे आर प्लेटोस। So the next type of landforms that we have are known as plateaus. अब जब हम लोग प्लेटोस की बात करते हैं, अब बात को ध्यान से समझिएगा, प्लेटोस और माउंटेन्स में जो मेजर फर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी शेप का होता है। अभी हमने माउंटेन्स में लिखा था टेपरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका मिनिमम ऑल्टीट्यूड 800 मीटर होता है। गाइस प्लेटोस आर डिफाइंड एज नॉन टेपरिंग स्ट्रक्चर्स having minimum altitude of 800 meters। तो बस अगर आप लोग प्लेटोस को देखेंगे
और माउंटेन्स को देखेंगे तो आपको सिर्फ एक छोटे से शब्द का ही फर्क दिखेगा। वहां पर था टेपरिंग स्ट्रक्चर्स, यहां पर है नॉन टेपरिंग स्ट्रक्चर्स, बाकी सब एज इट इज। तो माउंटेन में गाइस क्या हो रहा था, नीचे ब्रॉड था, ऊपर नैरो था। अब अगर ये जो चीज ऊपर जाते जाते नैरो हो रही थी, ये चीज अगर ऊपर जाते जाते नैरो ना हो, यानी कि जितनी ब्रॉड वो नीचे है ऑलमोस्ट उतनी ब्रॉड ही वो ऊपर रहे, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेटो कहते हैं। ये देखिए, ये ब्रॉड है, ये नैरो है, लेकिन यहां पर ये ब्रॉड है तो ये भी ब्रॉड है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस टाइप का जो नॉन टेपरिंग स्ट्रक्चर होता है, उसी नॉन टेपरिंग स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेटो कहते हैं। इसका भी मिनिमम ऑल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका भी मिनिमम ऑल्टीट्यूड 800 मीटर का ही होना चाहिए। अब प्लेटोस के बारे में एक बात हमें और पता होनी चाहिए, हमारे जितने भी लैंडफॉर्म्स, और ये वाली बात याद रखिएगा, उनमें से जो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स हैं वो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स प्लेटोस है। यानी कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी ना कि पहले तो अर्थ के सरफेस पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, अर्थ का सरफेस जो था वो कंप्लीटली प्लेन था, फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए, और ये जो स्ट्रक्चर्स अब हमें दिखाई देते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग लैंडफॉर्म बुलाते हैं, राइट। लेकिन जब लैंडफॉर्म्स बनने स्टार्ट हुए थे, जब स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हुए थे, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर्स बने थे उन्हीं स्ट्रक्चर्स को गाइस हम लोग क्या बुलाते हैं, या उन्हीं स्ट्रक्चर्स में से जो ओल्डेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, वो स्ट्रक्चर्स प्लेटोस। So plateaus are among the oldest structures that we have on the earth surface. अब जब हम लोग प्लेटोस की बात करते हैं, अब बात को ध्यान से समझिए, प्लेटोस का जो कैटेगराइजेशन है, वो कैटेगराइजेशन बेसिकली इज विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन एडजेसेंट टू अ माउंटेन रेंज। यानी कि माउंटेन रेंज के आसपास प्लेटो कहां पर लोकेटेड है, इसी बेस के ऊपर हम लोगों ने प्लेटोस का कैटेगराइजेशन दिया है। तो कैटेगराइजेशन अगर हम माउंटेन्स का देखते हैं तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे है, लेकिन यहां पर जो कैटेगराइजेशन है वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं, वो है इस बेसिस पे कि जो प्लेटो है वो माउंटेन रेंज के रिस्पेक्ट में कहां पर लोकेटेड है। अब जब हम प्लेटोस की बात करते हैं गाइस, तो हमारे पास तीन टाइप के प्लेटोस आते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्लेटोस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ माउंटेन रेंज। पहला आता है जिसे हम लोग बुलाते हैं एक इंटरमॉन्टेन प्लेटो, दूसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं एक पीडमोंट प्लेटो, और तीसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं एक कॉन्टिनेंटल प्लेटो। तो तीन टाइप के प्लेटोस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशंस एडजेसेंट टू अ माउंटेन रेंज। कौन से तीन टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल, एक होता है पीडमोंट, एक होता है इंटरमॉन्टेन। अब ध्यान से सोचिएगा, अगर ये एक माउंटेन रेंज है, फिर यहां पर एक प्लेटो है, और फिर यहां पर भी एक माउंटेन रेंज है, तो ध्यान से सोचिए, ये जो प्लेटो है ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। अगर प्लेटो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में लोकेटेड होता है तो ऐसे ही प्लेटो को हम लोग बुलाते हैं एक इंटरमॉन्टेन प्लेटो। सो इंटरमॉन्टेन इज अ प्लेटो विच इज सैंडविच्ड between two mountain ranges। अगर कोई भी प्लेटो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में सैंडविच्ड होता है तो ऐसे प्लेटो को हम लोग इंटरमॉन्टेन प्लेटो कहते हैं। अब ऐसे ही अगर आप ध्यान से सोचिए, सिर्फ एक तरफ माउंटेन रेंज हो और दूसरी तरफ माउंटेन रेंज ना हो दूर दूर तक, तो ये एक माउंटेन है, ये एक प्लेटो है,
अब मान लीजिए यहाँ पे प्लेन आ गई या वाटर बॉडी आ गया, कुछ भी आ गया, बट एक माउंटेन रेंज नहीं है। तो गाइस जिस प्लेटो के सिर्फ एक ही तरफ माउंटेन रेंज होती है, ऐसे ही प्लेटो को वी कॉल एज अ पीडमोंट प्लेटो। इसको हम लोग पीडमोंट कहते हैं। सो पीडमोंट is not sandwiched between two mountain ranges. It is located adjacent to a single mountain range. ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल माउंटेन रेंज के एडजेसेंट लोकेटेड होता है। और अगर ऐसा प्लेटो है, अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, अगर ऐसा प्लेटो है जिसके दूर दूर तक कोई माउंटेन रेंज नहीं है, प्लेटो है लेकिन आसपास कोई माउंटेन रेंज नहीं है, ऐसे ही प्लेटो को वी कॉल एज अ कॉन्टिनेंटल प्लेटो। यहां पर दूर दूर तक कोई माउंटेन रेंज नहीं है, ऐसे ही प्लेटो को हम कॉन्टिनेंटल कहते हैं। अगर दोनों तरफ माउंटेन रेंजेस होती हैं तो इसे हम इंटरमॉन्टेन कहते हैं। अगर सिर्फ एक ही तरफ माउंटेन रेंज होती है तो इसे हम पीडमोंट कहते हैं। तो जब हम कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं तो इट इज नो माउंटेन रेंज नियर बाय। नियर बाय कोई माउंटेन रेंज नहीं होती है, ऐसे ही प्लेटो को गाइस हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेटो कहते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, प्लेटो में और माउंटेन में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? प्लेटो और माउंटेन में सबसे बड़ा फर्क होता है कि माउंटेन्स टेपरिंग होते हैं और प्लेटोज नॉन टेपरिंग होते हैं। माउंटेन्स का कैटेगराइजेशन हम किस बेसिस पे करते हैं? माउंटेन्स का कैटेगराइजेशन हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के माउंटेन्स आते हैं? हमारे पास 4 टाइप के माउंटेन्स आते हैं। फोल्ड आता है, ब्लॉक आता है, डोम आता है, वॉल्केनिक आता है। इन सबके बनने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे बनते हैं हम आगे फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। प्लेटो जो नॉन टेपरिंग होता है उसका क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं, उसका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि उसके आसपास माउंटेन रेंज कहां पर है। अगर उसके दोनों तरफ माउंटेन रेंज है तो उसे इंटरमॉन्टेन कहते हैं। अगर उसके सिर्फ एक ही तरफ माउंटेन रेंज है तो उसे पीडमोंट कहते हैं। और अगर उसकी विसिनिटी में यानी कि उसके आसपास दूर दूर तक कोई माउंटेन रेंज नहीं है तो हम लोग उसे कॉन्टिनेंटल प्लेटो। तो ये कहानी है जो सबसे पहले आपको समझनी है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो प्लेटोज हैं ये बनते कैसे हैं? ज्यादातर प्लेटोज वोल्केनिज्म से बनते हैं। 2 ही प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू प्लेटोज की फॉर्मेशन होती है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। एक होता है वोल्केनिज्म, और एक टर्म याद रखिएगा, ये टर्म आपके लिए जरूरी भी है। एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रस्टल शॉर्टनिंग। तो 2 ही प्रोसेसेस होते हैं जिन प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं प्लेटोज की। एक होता है क्रिस्टल शॉर्टनिंग और दूसरा होता है वोल्केनिज्म। मैं आपको अभी आगे फिजिकल ज्योग्राफी में दोनों समझाऊंगा। सो आर वी गुड विद प्लेटोज? बात समझ में आई माउंटेन्स और प्लेटोज में क्या फर्क होता है? अब गाइस माउंटेन्स और प्लेटोज के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट टाइप का लैंडफॉर्म आता है, वो हमारे अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा कॉमन लैंडफॉर्म है और उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म, ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म कौन सा है? प्लेटो। मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म कौन सा है? प्लेन्स। जब हम प्लेन्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेन्स, तो गाइस प्लेन को हम लोग डिफाइन करते हैं इन ज्योग्राफी एज एनी एक्सटेंसिव एरिया। जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स आर डिफाइंड एज एन एक्सटेंसिव एरिया
extensive means large, having altitude between 0 to 250 meters। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एरिया है जिस एरिया का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 250 मीटर्स है, 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो वो मीन सी लेवल पे है यानी कि 0 है उसका ऑल्टीट्यूड, या अगर मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड भी जा रहा है तो 250 मीटर का जा रहा है, तो ऐसे एरिया को हम लोग प्लेन कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सोचिए। आप सोचेंगे सर कह रहे हैं 250 से नीचे वाले जो होते हैं वो प्लेन्स होते हैं, और सर ने अभी अभी बताया कि 800 से ऊपर वाले जो होते हैं वो या तो माउंटेन होते हैं या फिर प्लाटो होते हैं। तो 250 से लेके और 800 के बीच वाले क्या होते हैं? ये प्लेन्स तो 250 से नीचे वाले हैं, माउंटेन्स और प्लाटोज 800 से ऊपर वाले हैं। अब ऐसे भी तो कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो स्ट्रक्चर्स 250 से ज्यादा होंगे, तो हम उन्हें प्लेन्स नहीं कह सकते, लेकिन 800 से कम होंगे तो हम उन्हें माउंटेन्स और प्लेटोज नहीं कह सकते। अब याद रखिएगा, जो भी ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जिनका ऑल्टीट्यूड 250 से लेके 800 मीटर के बीच में होता है, ऐसे लैंडफॉर्म्स को हम लोग सिंपली हाईलैंड्स कहते हैं। दे आर सिंपली नोन एज हाईलैंड्स। और इन हाईलैंड्स की अभी तक तो ज्योग्राफर्स कोई प्रॉपर ज्योग्राफी नहीं बना पाए, यानी कि बहुत सारे तरीके के हाईलैंड्स हैं, हम इनका ना क्लासिफिकेशन कर पाए हैं, ना ये समझ पाए हैं कि ये किन किन प्रोसेसेस से बनते हैं। तो अभी तक ना हाईलैंड्स की कोई प्रॉपर ज्योग्राफी नहीं। प्रॉपर ज्योग्राफी या तो माउंटेन्स एंड प्लेटोज की है या फिर इधर प्लेन्स और डिप्रेशंस की है। तो गाइस जब हम लोग प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स क्या होती हैं? प्लेन्स एक्सटेंसिव एरियाज होते हैं, जो एक्सटेंसिव एरियाज का ऑल्टीट्यूड 250 मीटर से कम होता है। अब जब हम प्लेन्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, इस प्लेन्स का क्लासिफिकेशन आपके लिए जरूरी है। प्लेन्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। अभी तक जब हम लोगों ने माउंटेन्स और प्लेटोज देखे तो माउंटेन्स और प्लेटोज का क्लासिफिकेशन तो सिर्फ एक ही तरीके से किया जाता है ना, माउंटेन्स का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और प्लेटोज का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू माउंटेन्स। लेकिन प्लेन्स का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं। प्लेन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, और प्लेन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी प्लेन्स का क्लासिफिकेशन होता है और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे भी प्लेन्स का क्लासिफिकेशन। अब जब हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो गाइस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास चार टाइप की प्लेन्स आती हैं। We have four types of plains. We have firstly what we call as floodplains. After floodplains, we have the second type of plains which are known as lava plains. Then we have another type of plains which are known as Laos plains. And then lastly we have the fourth type of plains which are known as coastal plains. तो फ्लड होती है, लावा होती हैं, लाओस होती हैं और साथ में कोस्टल होती है। अब ये बनती कैसे, हम लोग आगे बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। बस अभी इतनी बात याद रखिए, फ्लड प्लेन्स बनती हैं रिवर्स की वजह से। लावा प्लेन्स जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है बनती हैं वॉल्केनिज्म की वजह से। लाओस प्लेन्स बनती हैं विंड्स की वजह से, और कोस्टल प्लेन्स बनती हैं वेव्स की वजह से। जो समंदर होते हैं उनमें वेव्स चलती हैं, उन्हीं वेव्स की वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, उन्हीं वेव्स की वजह से कोस्टल प्लेन्स की फॉर्मेशन। तो अलग अलग जिसे हम लोग कह सकते हैं रीजंस हैं, या अलग अलग जिन्हें हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं एजेंट्स हैं। एजेंट्स यानी कि वो रीजन जिस वजह से किसी लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन होती है, या वो प्रोसेस जिसकी वजह से किसी लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। तो फ्लड की फॉर्मेशन रिवर्स की वजह से होती है, इसका एजेंट रिवर्स है।
लावा की फॉर्मेशन वॉल्केनिज्म की वजह से होती है, इसका एजेंट वॉल्केनिज्म है। लाओस की फॉर्मेशन विंड्स की वजह से होती है और कोस्टल की फॉर्मेशन वेव्स की वजह से। ये 4 टाइप की प्लेन्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम लोग प्लेन्स को क्लासिफाई करते हैं। जब हम लोग प्लेन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रक्चर की वजह से, तो गाइस हमारे पास कुछ प्लेन्स होती हैं जिन प्लेन्स में हमें ऑलमोस्ट एक फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, ये मैंने प्लेन बनाई है, ये एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनाई है। बिल्कुल स्ट्रेट तो कहीं पे नहीं होती, लेकिन अगर हम प्लेन को देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाती है। ऐसी प्लेन्स को गाइस वी कॉल एज रेगुलर प्लेन्स। ऐसी ही प्लेन्स को हम लोग रेगुलर प्लेन्स कहते हैं। फिर कुछ प्लेन्स होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती हैं, जो कुछ इस तरीके से क्रुकेड होती। अब जो प्लेन्स बिल्कुल फ्लैट नहीं है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी क्रुकेड हैं, कहीं पर जिसे कहते हैं ना हम लोग हिंदी में उबड़ खाबड़ हैं, तो ऐसी प्लेन्स को वी कॉल एज इर्रेगुलर प्लेन्स। सच प्लेन्स आर नोन एज इर्रेगुलर प्लेन्स। और अगर इर्रेगुलर प्लेन्स बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है कुछ इस तरीके से, अभी देखिए बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है, बहुत ही ज्यादा अनइवन, तो ऐसे रीजन्स को गाइस हम लोग बुलाते हैं एज बैडलैंड्स। इन्हें हम लोग बैडलैंड्स कहते हैं। तो रेगुलर प्लेन्स इवन सरफेस होता है। इवन सरफेस का मतलब ऑलमोस्ट स्मूथ होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। इर्रेगुलर प्लेन्स अनइवन सरफेस होता है और बैडलैंड्स हाईली अनइवन होता है। तो ये हमारे पास कैटेगराइजेशन होता है प्लेन्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो फ्लड, लावा, लाओस और कोस्टल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास रेगुलर हैं, हमारे पास इर्रेगुलर हैं, हमारे पास बैडलैंड्स। तो गाइस सबसे पहले प्लेन्स कौन सा रीजन है, इसका मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 250 मीटर्स का है। ये ध्यान रखिएगा, एक बात कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो मैंने बनाया ना ये हिल्स नहीं है, ये माउंटेन्स नहीं है। ये मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 250 तक जा रहे हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, इनमें से किसी का भी ऑल्टीट्यूड 250 से ज्यादा नहीं। प्लेन्स का ऑल्टीट्यूड किससे नीचे रहता है, प्लेन्स का ऑल्टीट्यूड 250 से नीचे ही रहता है। अब फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप की प्लेन्स होती हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप की प्लेन्स होती हैं। फ्लड जो रिवर्स से बनती हैं, लावा जो वॉल्केनिज्म से बनती हैं, लाओस जो विंड से बनती हैं, और कोस्टल जो वेव से बनती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये प्लेन्स कैसे बनती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप की प्लेन्स होती हैं। रेगुलर जिनका इवन सरफेस होता है, इर्रेगुलर जिनका अनइवन सरफेस होता है, और बैडलैंड जिनका हाईली अनइवन सरफेस होता है। तो ये हमारा सिनेरियो है जो प्लेन से रिलेटेड है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। ये लास्ट टाइप का लैंडफॉर्म है। जब हम डिप्रेशंस की बात करते हैं गाइस, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए दैट डिप्रेशन इज एनी रीजन on land having altitude below the mean sea level। अगर लैंड पे कोई भी ऐसा रीजन है जिसका ऑल्टीट्यूड मीन सी लेवल से भी नीचे,
तो ऐसे ही रीजन को गाइस हम लोग डिप्रेशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशंस, अभी तक हमारी ज्योग्राफी ये कहती है डिप्रेशंस दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिप्रेशंस। द फर्स्ट टाइप ऑफ डिप्रेशंस आर नोन एज लोलैंड्स। एक टाइप का डिप्रेशन होता है जिसे हम लोलैंड्स कहते हैं, एंड द सेकंड टाइप ऑफ डिप्रेशन आर नोन एज लेक्स। नेक्स्ट टाइप का जो डिप्रेशन होता है उसे हम लोग लेक्स कहते हैं। अब फर्क क्या है लोलैंड और लेक्स में? गाइस अगर एक डिप्रेशन है इस तरीके से, अब ध्यान से देखिए, ये एक डिप्रेशन है, ये जो मैंने बनाया है ऐसा मान लेते हैं, ये मीन सी लेवल। तो ये जो रेड लाइन है ये मीन सी लेवल के नीचे है। तो ये गाइस जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग लोलैंड कहते हैं। टेक्निकली लोलैंड क्या होता है? टेक्निकली अ लोलैंड इज एन एरिया below the mean sea level with a flat surface। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो ये जो एरिया है इसका ऑलमोस्ट मीन सी लेवल के नीचे एक फ्लैट सरफेस है। अगर मीन सी लेवल के नीचे इस तरीके से हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस होता है तो उसी फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? उसी फ्लैट सरफेस को हम लोग लोलैंड बुलाते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा एरिया है, अब ध्यान से देखिए, ऐसा रीजन है जो मीन सी लेवल से नीचे है, लेकिन इसकी बेस नैरो है। दिस हैज अ नैरो बेस, बहुत ब्रॉड बेस नहीं है इसकी, और इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसी डिप्रेशन को हम लोग लेते हैं। दिस डिप्रेशन इज नोन एज अ लेक। तो लोलैंड एक ऐसा एरिया है मीन सी लेवल के नीचे जहां पर फ्लैट सरफेस है, whereas a lake is defined as a region below the mean sea level having narrow base and is filled with water। तो एक ऐसा रीजन जिसका नैरो बेस है, जिसका बेस बहुत ज्यादा वाइड नहीं है और जो वाटर से फिल्ड अप है, ऐसे ही रीजन को गाइस हम लोग लेक कहते हैं। अब लेक्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है कि उस लेक में किस तरीके का पानी है। अब पानी दो ही टाइप का होता है, आप लोग जानते हैं, या तो सलाइन वाटर होता है, तो या तो हमारे पास सलाइन लेक्स होती हैं जिनमें खारा पानी होता है, और या फिर फ्रेश वाटर होता है तो हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं जिनमें मीठा पानी। तो दो ही टाइप की लेक्स होती हैं। लोलैंड्स का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, या तो हमारे पास सलाइन वाटर लेक्स होती हैं और या फिर हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं। तो ये गाइस हमारी कहानी है डिप्रेशंस की। डिप्रेशन कोई भी ऐसा एरिया है लैंड पर जो मीन सी लेवल से नीचे लाया करता है। डिप्रेशंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लोलैंड्स होते हैं, लेक्स होती हैं। लोलैंड्स होते हैं ऐसे डिप्रेशंस जिनके पास एक फ्लैट सरफेस होता है, एक फ्लैट बेस होती है, और लेक्स होते हैं ऐसे डिप्रेशन जिनकी नैरो बेस होती है और इनमें पानी भरा हुआ होता है। लेक्स फर्दर दो टाइप की होती हैं, सलाइन वाटर लेक्स होती हैं, फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं। तो ये कहानी है गाइस
जो कहानी हमें सबसे पहले लैंडफॉर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए। यानी कि अब ध्यान से सोचिए, अगर हम लोग लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट लैंडफॉर्म्स, तो अब आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। कितने टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं? मेजरली 4 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास प्लेटोज हैं, हमारे पास प्लेन्स हैं, और हमारे पास डिप्रेशंस। माउंटेन्स फर्दर कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर देयर? माउंटेन्स फर्दर 4 टाइप के होते हैं। फोल्ड होते हैं, ब्लॉक होते हैं, डोम होते हैं, और वॉल्केनिक होते हैं। ये 4 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। प्लेटोज कितने टाइप के होते हैं? प्लेटोज 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटरमॉन्टेन होते हैं, पीडमॉन्ट होते हैं, और कॉन्टिनेंटल होते हैं। प्लेन्स को क्लासिफाई करने के 2 तरीके, एक है फॉर्मेशन, एक है स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन के हिसाब से कितने टाइप की प्लेन्स होती हैं? फॉर्मेशन के हिसाब से फ्लड प्लेन्स होती हैं, लावा प्लेन्स होती हैं, लाओस प्लेन्स होती हैं, और लास्टली कोस्टल प्लेन्स। अग्रीड? स्ट्रक्चर के हिसाब से कितनी प्लेन्स होती हैं? रेगुलर होती हैं, इररेगुलर होती हैं, और बैड। डिप्रेशंस की जब हम लोग बात करते हैं तो डिप्रेशंस कितने टाइप के होते हैं? डिप्रेशंस 2 टाइप के होते हैं, लोलैंड्स होते हैं, और लोलैंड्स के साथ साथ लेक्स। लेक्स फर्दर कितने टाइप की होती हैं? लेक्स फर्दर 2 टाइप की होती हैं। हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, और हमारे पास सलाइन वाटर लेक्स होती हैं। तो सबसे पहले ये एक इंट्रोडक्शन है लैंडफॉर्म से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए। इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी? इसकी जरूरत हमें फिजिकल मैप्स में पड़ेगी। हम माउंटेन्स के बारे में, प्लेटोज के बारे में, प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, डिप्रेशंस, लेक्स के बारे में भी बात करेंगे, और वहां पे आपको इन सब के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो पहली चीज है जो हम लोगों को समझनी है। तो अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा हम लोगों को क्लास में आपस में बातचीत भी करते रहना चाहिए। तो गाइस नाउ टेल मी, सबसे पहले इतनी बात क्लियर है सबको, जितने लोग भी इस समय क्लास को देख रहे हैं, कि हमें फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स के बारे में बात करनी है। फिजिकल मैप्स में हमें लैंडफॉर्म और वाटर बॉडीज के बारे में बात करनी है। अभी हम लोगों ने लैंडफॉर्म्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया है, कि भाई लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जो भी टाइप्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, और उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, और क्या क्या कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज में बनाया गया। तो आई होप सबको ये वाली बात समझ में आई। ओके गाइस, तो अब हम लोग, जब आपको लैंडफॉर्म से रिलेटेड बातचीत समझ में आ गई, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट, जिसे कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल मैप्स की तरफ, एंड दे आर वाटर बॉडीज। तो अब हम लोग बात करेंगे वाटर बॉडीज के बारे में।
देखिए गाइस, जब हम लोग वाटर बॉडीज के बारे में बात करते हैं तो वाटर बॉडीज को मेजरली डिवाइड किया गया है, जैसे लेक्स में था, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ वाटर दैट दे कैरी और दैट दे हैव। हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं और हमारे पास सलाइन वाटर बॉडीज होते हैं। अब फ्रेश वाटर दो ही टाइप के होते हैं, एक जिनके बारे में हमने बात कर ली, विच आर लेक्स, दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स। तो फ्रेश वाटर बॉडीज में हमारे पास लेक्स आती हैं और लेक्स के साथ साथ रिवर्स। अब लेक्स तो आप लोग जानते ही हैं क्या होती हैं। रिवर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो रिवर्स आर फ्लोइंग वाटर बॉडीज। लेक्स और रिवर्स में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? लेक में जो पानी होता है वो स्टैटिक होता है, वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लेकिन जब हम लोग रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स में पानी लगातार बहता रहता है, लगातार फ्लो करता रहता है। रिवर्स में पानी स्टैटिक नहीं। अब वैसे तो रिवर्स के बनने के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस होते हैं, बट जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो मेजरली रिवर्स की फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है? रिवर्स की फॉर्मेशन ग्लेशियर्स। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स, रिवर्स आर फॉर्म थ्रू ग्लेशियर्स। होता क्या है गाइस? ग्लेशियर इज डिफाइंड एज अ ह्यूज mass of ice on the mountain slope. माउंटेन स्लोप्स पे मान लीजिए ये माउंटेन है, इस माउंटेन स्लोप पे एक ह्यूज मास ऑफ आइस रखा होता है और इसी ह्यूज मास ऑफ आइस को हम लोग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर धीरे धीरे करके पिघलता चला जाता है, ये ग्लेशियर धीरे धीरे करके मेल्ट होता चला जाता है और जब ये मेल्ट होता है तो इसमें से स्ट्रीम ऑफ वाटर निकलती, और ये जो स्ट्रीम ऑफ वाटर निकलती है, इसी स्ट्रीम ऑफ वाटर को हम लोग रिव्यूलेट कहते हैं। वी कॉल दिस एज अ रिव्यूलेट। अब होता क्या है, बात को ध्यान से समझिएगा। ये एक माउंटेन रेंज है, हर माउंटेन की स्लोप पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर्स धीरे धीरे करके पिघल रहे हैं और इनमें से रिवुलेट्स निकलती चली जा रही हैं। ये रिवुलेट्स धीरे धीरे करके कंबाइंड होती चली जाती हैं और जब सारी की सारी रिवुलेट्स कंबाइन हो जाती हैं तो गाइस एक लार्ज स्ट्रीम ऑफ वाटर ओरिजिनेट करती है और इसी लार्ज स्ट्रीम ऑफ वाटर को हम लोग रिवर। तो रिवर ना किसी एक ग्लेशियर से नहीं बनती है, रिवर बहुत सारे ग्लेशियर से बनती है। जैसे जब हम लोग गंगा की बात करते हैं गाइस, अभी तक हम लोग जो डिस्कवर कर पाए हैं, गंगा गेट्स वाटर फ्रॉम मोर देन 400 ग्लेशियर्स। 400 से ज्यादा ग्लेशियर्स से गंगा को पानी मिलता है। मेजर ग्लेशियर्स इसमें से कुछ ही हैं, 3 ही मेजर ग्लेशियर हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं जो गंगा को पानी सप्लाई करते हैं, दे आर मोर देन 400। सो रिवर इज और कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ rivulets.
रिवलेट्स के कॉम्बिनेशन से रिवर की फॉर्मेशन। और रिवलेट्स कहां से निकलती हैं? रिवलेट्स ग्लेशियर से। ये एक रिवलेट हो गई, ये दूसरी रिवलेट हो गई, ये तीसरी रिवलेट हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन ग्लेशियर्स को हम लोग रिवर का सोर्स कहते हैं, और जहां पर ये सारी की सारी रिवलेट्स कंबाइन हो जाती हैं, इस पॉइंट को हम लोग रिवर का ओरिजिन। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सोर्स अलग होता है और ओरिजिन अलग। तो ओरिजिन वहां है जहां पर रिवलेट्स कंबाइन हो गई हैं, सोर्स वहां पर है जहां पर ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, जहां से सारी की सारी रिवलेट्स निकलती है। गंगा हैज इट्स सोर्स इन हिमालयस एंड गंगा originates in a region of Uttarakhand known as देवप्रयाग। हिमालयस में गंगा का सोर्स है, लेकिन गंगा का ओरिजिन कहां से होता है? उत्तराखंड में एक जगह है, अभी हम लोग आगे इंडियन ज्योग्राफी में इसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम देवप्रयाग कहते हैं, वहां से गंगा ओरिजिनेट करती है। अब जब कोई भी रिवर फ्लो करती है, ये वाली बात शायद आपको पता भी हो, when any river flows, ये कोई भी रिवर है मान लीजिए, इस रिवर के अंदर आके बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स गिर जाती हैं। स्मॉलर रिवर्स फॉल इनटू दिस लार्जर रिवर, और ये जो स्मॉलर रिवर्स लार्जर रिवर में आके गिरती हैं, इन्हीं स्मॉलर रिवर्स को गाइस हम लोग क्या बुलाते हैं? इन्हीं स्मॉलर रिवर्स को हम लोग ट्रिब्यूटरीज बुलाते हैं। दे आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। और कई बार क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एक लार्ज रिवर है, इस लार्ज रिवर में से छोटी छोटी नदियां बाहर निकल जाती हैं, इस तरीके से। तो स्मॉलर रिवर्स क्या करती हैं? एक लार्जर रिवर में से ब्रांच आउट कर जाती हैं, ऐसे दे आर ब्रांचिंग आउट। अगर स्मॉलर रिवर्स लार्जर रिवर में से ब्रांच आउट करती हैं, तो इन्हें हम लोग बुलाते हैं एज ऑफशूट्स। तो इन्हें हम ऑफशूट्स कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात है जो वैसे आप लोग जानते ही होंगे, बट स्टिल मैं लिख देता हूं। जब हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स ज्वाइनिंग अ लार्जर रिवर। जब स्मॉलर रिवर्स एक लार्जर रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं, तो उन्हें हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और जब हम लोग ऑफशूट्स की बात करते हैं, ऑफशूट्स आर स्मॉलर रिवर्स ब्रांचिंग आउट फ्रॉम अ लार्जर। तो स्मॉलर रिवर्स जो लार्जर रिवर्स से ब्रांच आउट हो जाती हैं, उन्हें हम लोग ऑफशूट्स कहते हैं। तो सबसे पहले रिवर एक फ्लोइंग वाटर बॉडी होता है। वैसे तो रिवर काफी सारे अलग अलग तरीके से बन सकती हैं, बट सबसे कॉमन वे जिसके थ्रू रिवर की फॉर्मेशन होती है वो ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स लार्ज मासेस होते हैं आइस के, जो माउंटेन स्लोप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये धीरे धीरे मेल्ट करते रहते हैं, इनमें से स्मॉलर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर निकलती रहती हैं, और इन्हीं स्मॉलर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर को हम लोग क्या बुलाते हैं? रिवलेट्स बुलाते हैं।
तो यहां पर आपको दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लेशियर क्या होता है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि रिवुलेट्स क्या। अब रिवुलेट्स जब कंबाइन करती हैं तो वो एक लार्जर स्ट्रीम ऑफ वाटर क्रिएट करती हैं, और इसी लार्जर स्ट्रीम ऑफ वाटर को हम लोग रिवर कहते हैं। जिस माउंटेन रेंज में ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे रिवर को पानी मिल रहा होता है, उस माउंटेन रेंज को हम लोग सोर्स कहते हैं। जिस रीजन में सारी की सारी रिवुलेट्स कंबाइन होती हैं, उस रीजन को हम लोग रिवर का ओरिजिन कहते हैं। रिवर जब अपने पाथ पे फ्लो करती है तो इस पाथ को हम लोग रिवर का चैनल कहते हैं। हाँ, ये भी याद कर रखिएगा। आपको एक टर्म्स देखने को मिल सकता है जिसे हम लोग रिवर चैनल कहते हैं। व्हाट इज रिवर चैनल? रिवर चैनल इज द पाथ ऑन विच द रिवर फ्लोज। जिस रास्ते से भी रिवर फ्लो करती हुई जाती है उसी को हम लोग रिवर का चैनल कहते हैं। अब जब रिवर अपने चैनल पे फ्लो करती है तो उसमें कुछ छोटी रिवर्स आके गिर सकती हैं। इन रिवर्स को हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और कुछ छोटी रिवर्स इस बड़ी रिवर से ब्रांच आउट भी हो सकती हैं, और इन्हीं रिवर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो इतनी कहानी है जो आपको रिवर्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब रिवर्स के बाद हम लोग आते हैं सलाइन वाटर बॉडीज के ऊपर। अब जब हम लोग सलाइन वाटर बॉडीज की बात करते हैं, अब सलाइन वाटर में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के वाटर बॉडीज होते हैं। तो नाउ लेट अस टॉक इन डिटेल अबाउट द सलाइन वाटर बॉडीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द सलाइन वाटर बॉडीज, देखिए जो सबसे कॉमन टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं सलाइन वाटर बॉडीज में, दे आर व्हाट वी कॉल एज ओशंस, देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज सीज, देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज बे, फिर हमारे पास आती है गल्फ, गल्फ के बाद हमारे पास आती है स्ट्रेट, स्ट्रेट के बाद हमारे पास आती है बाइट, BIGHT बाइट, और बाइट के बाद हमारे पास लास्टली आता है चैनल, और चैनल के बाद लेक तो आती है। तो इतने टाइप के सलाइन वाटर बॉडीज होते हैं जो हमें जनरली सुनने को मिलते हैं। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इस क्लासिफिकेशन को प्लीज ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम ओशंस की बात करते हैं तो प्लीज रिमेंबर वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही ओशंस हैं। पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, सदर्न है, और आर्कटिक है। और एक बात और भी है, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का है। पैसिफिक हमारा लार्जेस्ट ओशन है, डीपेस्ट ओशन है, और आर्कटिक हमारा स्मॉलेस्ट ओशन। इसके अलावा और कोई ओशन नहीं। देयर इज नो अदर ओशन दैट वी हैव। तो सबसे पहले ये वाली बात समझिए।
अब सी क्या होता है इसके ऊपर हम लोग बात, पहले हम लोग बात करते हैं बे और गल्फ। अब बे और गल्फ आपको समझना जरूरी है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझना जरूरी है। बे और गल्फ आर बोथ वाटर बॉडीज surrounded by land on three sides। बे भी एक ऐसा वाटर बॉडी होता है जो लैंड से तीन साइड से सराउंडेड है, और गल्फ भी ऐसा वाटर बॉडी होता है जो लैंड से तीन साइड से सराउंडेड। तो फिर फर्क क्या है बे और गल्फ, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। गाइस मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी, अब डायरेक्शंस तो आप सबको ही पता होंगे। अप इज ऑलवेज नॉर्थ, डाउन इज ऑलवेज साउथ, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज वेस्ट। अब इस वाटर बॉडी को देखिए, इसके वेस्ट में भी लैंड है, इसके नॉर्थ में भी लैंड है, इसके ईस्ट में भी लैंड है, इसके साउथ में लैंड नहीं है। यहां पर एक और बड़ा वाटर बॉडी, ध्यान से समझिएगा। बे और गल्फ में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए इस तरीके से लैंड है, और ये रेड वाला जो मैंने बनाया है ये एक बड़ा वाटर बॉडी। अब ये जो एरिया है, ध्यान से देखिएगा, जिसे अभी अभी मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये वो रीजन है जहां पर छोटा वाटर बॉडी यानी कि ब्लैक वाला वाटर बॉडी इस बड़े वाटर बॉडी यानी कि रेड वाले वाटर बॉडी में जाके इंटरमिक्स हो रहा है। यहां पर कोई लैंड नहीं। अब ये जो एरिया है जहां पर ये छोटा वाटर बॉडी बड़े वाटर बॉडी के साथ इंटरमिक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग। दिस इज नोन एज द ओपनिंग। तो ध्यान से समझिएगा, तीन तरफ से तो ये लैंड से सराउंडेड है, एक तरफ लैंड नहीं है, एक तरफ क्या है, एक और बड़ा वाटर बॉडी। अब जहां पर ये छोटा वाटर बॉडी बड़े वाटर बॉडी के साथ कंबाइन कर रहा है, उस एरिया को हम लोग क्या बुलाते हैं, उस एरिया को हम लोग बुलाते हैं एज ओपनिंग। अगर ये ओपनिंग इस वाटर बॉडी का ब्रॉडेस्ट पार्ट है, ध्यान से समझिए, जो ओपनिंग है वो बहुत चौड़ी है, और ये जो कुछ भी वाटर बॉडी है छोटा वाला, इसका ब्रॉडेस्ट पार्ट है, तो हम लोग इस वाटर बॉडी को बोलते हैं बे। बे में तीन तरफ लैंड है, चौथी तरफ जिस तरफ लैंड नहीं है, जिस तरफ ओपनिंग है, वो ओपनिंग क्या है, वो ओपनिंग ब्रॉडेस्ट पार्ट है उस वाटर बॉडी का। ऐसे ही वाटर बॉडी को गाइस हम लोग बे बोलते हैं। लेकिन अगर ये ओपनिंग ब्रॉडेस्ट ना होके नैरोएस्ट पार्ट हो जाए वाटर बॉडी का, ठीक है, ओपनिंग है लेकिन वो ओपनिंग ब्रॉडेस्ट नहीं है, वो ओपनिंग नैरोएस्ट है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक वाटर बॉडी है, ये लैंड, ये लैंड, ये लैंड, ये हो गया वाटर बॉडी। अब ये वाटर बॉडी एक बड़े वाटर बॉडी के अंदर जा रहा है, यहां पर ईस्ट में, ये बड़ा वाटर बॉडी। तो ओपनिंग कहां पर हो गई, अब ध्यान से सोचिएगा, ये एरिया है जहां पर ओपनिंग हो गई। अब ध्यान से देखिए इस ब्लैक वाले वाटर बॉडी को, ये ब्लैक वाले वाटर बॉडी का ब्रॉडेस्ट पार्ट नहीं है,
ये ब्लैक वाले वाटर बॉडी का नैरोएस्ट पार्ट है। तो अगर नैरोएस्ट पार्ट पे ओपनिंग है तो गाइस ऐसे वाटर बॉडी को जो तीन तरफ से लैंड से सराउंडेड है और उसकी ओपनिंग उसका नैरोएस्ट पार्ट है, इसे हम लोग गल्फ कहते हैं। तो अगर ओपनिंग ब्रॉडेस्ट है तो वो बे है, और अगर ओपनिंग नैरोएस्ट है तो वो गल्फ है। मैं आपको अब एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये वाली बात थोड़ा सा समझना मुश्किल है। आइए हम लोग कुछ मैप्स देखते हैं तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो जब हम लोग बात करते हैं बे की, सो लेट अस सी द मैप ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग बे ऑफ बंगाल के मैप को देखते हैं, क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा। एक सेकेंड गाइस। अब देखिए ध्यान से, नाउ सी एनी मैप ऑफ बे ऑफ बंगाल दैट यू वांट। थोड़ा स्लो है प्लीज। तो यहां पर अगर आप कहीं पर भी, मैं इसे एनलार्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई गेस इट इज अ बिट स्लो। तो अब देखिए कहीं पर भी देख लीजिए, इसी इमेज को ले लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल है, राइट, ये जो हमें दिख रहा है, और नीचे ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन। इसमें देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं ये अलग खुल जाए। ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है। तो ये वो ओपनिंग है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो जहां पर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन एक साथ इसे कहते हैं कंबाइन हो रहे हैं। अब देखिए क्या ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग बे ऑफ बंगाल का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट नहीं? तो यही वाली बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं बे की, तो बे में जो ओपनिंग होती है जहां पर वो लार्जर ओशन में जा रही होती है, वो ओपनिंग जो है वो उसका ब्रॉडेस्ट पार्ट होती है। देखिए हर जगह देखिए बे ऑफ बंगाल की जो ओपनिंग है वो उसका ब्रॉडेस्ट पार्ट है एवरीवेयर। अब इसी के ऑपोजिट, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक और मैप कंसिडर करूं, अब मैं कंसिडर करूं अगर मैप ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको, अब आप खुद देखिएगा, अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं द मैप ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको। अभी आएगा, थोड़ा सा स्लो है, आ नहीं रहा है यहां पर नेट। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, देखिए यहाँ पे बार्स नहीं आ रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा गल्फ ऑफ मेक्सिको को, हम एक छोटा सा सिंपल सा ही मैप ले लेते हैं। We'll take a small map only। अभी देखिए हर जगह ये गल्फ ऑफ मेक्सिको का मैप है। अब ध्यान से देखिएगा, साउथ में भी लैंड है, वेस्ट में भी लैंड है, नॉर्थ में भी लैंड है। लैंड कहां पर नहीं है?
ईस्ट में नहीं है। यहां पर इस तरफ कौन सा ओशन पड़ जाता है, अटलांटिक ओशन पड़ जाता है। अब ये देखिए, ये है इसका ओपनिंग, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये अटलांटिक ओशन है यहाँ पे, ये इसकी ओपनिंग है, और ये ओपनिंग इसका नैरोएस्ट पार्ट है। ये देखिए, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये लैंड से सराउंडेड, ये अटलांटिक ओशन, और ये जो है ये इसकी ओपनिंग है, और ये ओपनिंग इसका नैरोएस्ट पार्ट है। जब नैरोएस्ट पार्ट ओपनिंग होता है तब हम उसे गल्फ कहते हैं, और जब ब्रॉडेस्ट पार्ट ओपनिंग होता है तब हम लोग उसे बे कहते हैं। तो ये फर्क होता है बे में और गल्फ। तो बात समझ में आई गाइस, बे और गल्फ में क्या फर्क होता है। दोनों के दोनों तीनों साइड से लैंड से सराउंडेड होते हैं। एक साइड ऐसी होती है जो लैंड से सराउंडेड नहीं होती है, जहां पर एक लार्जर वाटर बॉडी होता है, और ये जो साइड है जहां पर बे या गल्फ का पानी लार्जर वाटर बॉडी के साथ कंबाइन करता है, इसी को हम लोग ओपनिंग कहते हैं। अगर ये ओपनिंग ब्रॉडेस्ट पार्ट है उस वाटर बॉडी का, तो हम उस वाटर बॉडी को बे कहते हैं, और अगर वो नैरोएस्ट पार्ट है तो हम उस वाटर बॉडी को गल्फ कहते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अब देखिए, अब हमारे पास एक और चीज आती है आफ्टर बे और गल्फ, दैट इज अ स्ट्रेट। Now, strait is simply defined as a narrow water body joining two larger water bodies. अगर हमारे पास एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रहा है, तो उसे हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। So when we are talking about strait, a strait is defined as a narrow water body joining two larger water bodies। अगर एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रहा होता है, तो ऐसे ही वाटर बॉडी को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये लैंड है, दिस इज लैंड, दिस इज वाटर, अब मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड ओवर हियर, ये एक वाटर बॉडी है, दिस इज वाटर बॉडी 1, दिस इज वाटर बॉडी 2, ये दूसरा वाटर बॉडी। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एक नैरो सा वाटर बॉडी नहीं है जो वाटर बॉडी 1 और वाटर बॉडी 2 को आपस में ज्वाइन कर रहा है? अब ये नैरो सा वाटर बॉडी, जिसे अभी अभी मैंने येलो से मार्क किया है, जो दो लार्जर वाटर बॉडीज यानी कि वाटर बॉडी 1 और वाटर बॉडी 2 को ज्वाइन कर रहा है, इसी को गाइस हम लोग बुलाते हैं एज स्ट्रेट। दिस इज नोन एज अ स्ट्रेट। इसमें भी हमारे पास सीधा सीधा एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास एक सीधी सीधी स्ट्रेट है which is known as the Taiwan Strait or the Strait of Taiwan। ताइवान स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट ऑफ ताइवान से आपको सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। नेट चल नहीं रहा है, मैं किसी को बुलाता हूं। हाँ ठीक है, गाइस, तो मैं यही कह रहा था। देखिए अब हम लोग वापस आते हैं कि जैसे ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ ताइवान को देखते हैं, ताइवान स्ट्रेट को देखते हैं, तो ये देखिए ये ताइवान स्ट्रेट है,
मैंने बिल्कुल यही डायग्राम अभी ऊपर बनाया था। ये एक बड़ा वाटर बॉडी है ईस्ट चाइना सी, ये एक बड़ा वाटर बॉडी है साउथ चाइना सी, और इसके बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और इसी को हम लोग ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। ये देखिए ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, और इनको कनेक्ट करता हुआ एक नैरो वाटर बॉडी ताइवान स्ट्रेट। अब तो देखिए हम लोग गल्फ ऑफ मेक्सिको के मैप को भी अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए इधर दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए बे ऑफ बंगाल का मैप अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो बात मैं कह रहा था इस बात को ध्यान से सोचिए, समझिए। ये वाला मैप देखिए ध्यान से, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इसकी ओपनिंग है जो इंडियन ओशन की तरफ जाती है, और ये इसका ब्रॉडेस्ट पार्ट है। ऐसे ही देखिए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात करते हैं, तो अब ये ध्यान से देखिए, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये अटलांटिक ओशन है, और ये इसकी ओपनिंग है, और ये इसका नैरोएस्ट पार्ट है। तो अगर ओपनिंग ब्रॉडेस्ट पार्ट है तो बे है, और अगर ओपनिंग नैरोएस्ट पार्ट है तो वो गल्फ है। तो यही बात अभी हम लोग कर रहे थे। और स्ट्रेट के केस में मैंने एक्चुअली में वही बनाया है डायग्राम कि नंबर 1 जो है, जैसा अभी हम लोगों ने मैप में देखा, ये ईस्ट चाइना सी है, ये नंबर 2 जो है ये साउथ चाइना सी है, ये ताइवान है, और इसके बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करता है, और इसी को हम लोग ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। तो इस तरीके से अगर एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इसी को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। अब गाइस स्ट्रेट के बाद हमारे पास एक और टर्म आता है जिसे हम लोग बाइट कहते हैं। अब बाइट एक थोड़ा जिसे कहते हैं नॉट सो कॉमन टर्म है। जब हम बाइट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक प्रोमिनेंट एग्जांपल आता है, मैं आपको दिखाता हूं, एंड दैट एग्जांपल इज व्हाट वी कॉल एज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को। ये है गाइस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये देखिए लिखा हुआ है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, दिस इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो अब ऑस्ट्रेलिया या किसी भी बाइट में क्या होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बाइट है या कोई भी और बाइट है, जब हम बाइट की बात करते हैं तो देखिए ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब बाइट होता क्या है इस बात को समझते हैं। When we talk about a bite, तो गाइस मान लीजिए ये कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन क्या होता है? लैंड वाटर बाउंड्री। अचानक से ये कोस्ट लाइन बहुत ही ज्यादा कॉन्केव हो जाती है। कॉन्केव का मतलब ये लैंड की तरफ चली जाती है। तो ये लैंड है, ये वाटर है, ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। ये कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का मतलब लैंड वाटर बाउंड्री। अब यहां पर कोस्ट लाइन किसकी तरफ चली गई है? लैंड की तरफ चली गई है। जब कोस्ट लाइन इस तरीके से लैंड की तरफ चली जाती है तो इसी कोस्ट लाइन को हम लोग कॉनकेव कोस्ट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव कोस्ट लाइन। अब जब कॉनकेव कोस्ट लाइन हो जाएगी तो गाइस ये जो रीजन है जहां पर कोस्ट लाइन कॉनकेव हुई होगी वहां पर भी तो कुछ पानी भर जाएगा। अब ये जो वाटर बॉडी है जो इस कॉनकेव कोस्टलाइन की वजह से बना है, इसी वाटर बॉडी को गाइस वी कॉल एज BIGHT बाइट। ये बे जैसी नहीं होती है, बे बहुत बड़ी होती है,
ये उतनी बड़ी नहीं होती है, इसे बेसिक कंफ्यूज मत करिएगा। इसमें क्या हुआ था, पहले जो कोस्ट लाइन थी वो कॉनकेव नहीं थी, पहले जो कोस्ट लाइन थी ना वो ऐसी थी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट थी। लेकिन फिर क्या हो गया, धीरे धीरे कोस्ट लाइन कैसी होती चली गई, कोस्ट लाइन कॉनकेव होती चली गई। जैसे जैसे कॉनकेव कोस्ट लाइन होती चली गई, पानी इस एरिया में भरता चला गया, और इसी वजह से कोस्टलाइन के कॉनकेव होने की वजह से जो वाटर बॉडी बना है, इसी वाटर बॉडी को गाइस हम लोग BIGHT बाइट कहते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये पहले कोस्टलाइन कैसी थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी ऐसे, लेकिन फिर ये धीरे धीरे करके कोस्टलाइन कॉनकेव होती चली गई, और जब कोस्टलाइन कॉनकेव हो गई तो यहां पर पानी भर गया, और इस एरिया में जहां पर कॉनकेव कोस्टलाइन हुई है वहां पर जो वाटर बॉडी बन गया, इसी वाटर बॉडी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी वाटर बॉडी को हम लोग बाइट बुलाते हैं। अब गाइस, अगर कोस्टलाइन कॉन्वेक्स हो जाए, अब ध्यान से सोचिएगा, अभी तो हम लोगों ने कॉनकेव कोस्टलाइन की बात करी, लेकिन कोस्टलाइन कॉन्वेक्स भी तो हो सकती है। अगर कोस्टलाइन कॉन्वेक्स होगी तो कोस्टलाइन कैसी हो जाएगी, ध्यान से सोचिएगा। ये कोस्टलाइन चल रही है, ये कोस्टलाइन इस तरीके से कॉन्वेक्स हो गई। कॉन्वेक्स मतलब कोस्टलाइन कहां चली गई, अवे फ्रॉम लैंड चली गई। अब ये पूरा का पूरा वाटर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका भी ज्योग्राफिकल टर्म है। अब इस तरीके से जब कोस्टलाइन कॉन्वेक्स हो जाती है और एक छोटा सा कोस्टलाइन का पार्ट वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है या बाहर की तरफ निकला होता है लैंड से, तो गाइस इस लैंड के पार्ट को हम लोग केप कहते हैं। तो ये वाली बात समझिएगा, केप और बाइट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये कोस्टलाइन थी, लेकिन कोस्टलाइन कॉनकेव हो गई ऐसे, यहां पर पानी भर गया, ये बन गई बाइट। ये कोस्टलाइन थी लेकिन कोस्टलाइन कॉन्वेक्स हो गई ऐसे, ये लैंड का पार्ट है जो वाटर में चला गया या वाटर की तरफ चला गया, इसे हम लोग कहते हैं केप। तो जस्ट रिमेंबर, जब हम लोग बाइट की बात करते हैं, बाइट बनता है कॉनकेव कोस्टलाइन से, और जब हम लोग केप की बात करते हैं, केप बनता है कॉन्वेक्स कोस्टलाइन से। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स लैंड जब कोस्टलाइन चली जाती है, और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स वाटर जब कोस्टलाइन चली जाती है। ये कोस्टलाइन थी, इधर लैंड था इधर वाटर था। अगर कोस्टलाइन लैंड की तरफ चली गई, अंदर की तरफ चली गई, तो उसे कॉनकेव कहते हैं, और अगर वो बाहर की तरफ निकल आई, वाटर की तरफ निकल आई, तो उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। तो केप और बाइट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो प्लीज ये वाली बात याद रखिएगा कि केप और बाइट में क्या फर्क होता है। अब गाइस, एक और चीज आती है जिसे हम लोग चैनल कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बात को। नाउ वी हैव अनदर थिंग विच इज अ चैनल। अब नाउ चैनल इज सिमिलर टू अ स्ट्रेट। चैनल और स्ट्रेट एक ही बात होती है, मोर और लेस। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट अ चैनल, चैनल इज वेरी सिमिलर टू स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या था, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। चैनल भी एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को आपस में ज्वाइन करता है। लेकिन चैनल और स्ट्रेट में फर्क ये होता है दैट इन अ चैनल द वाटर इज एक्सीडिंगली फास्ट फ्लो। इसमें जो वाटर का फ्लो होता है, वो वाटर का फ्लो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। स्ट्रेट में वाटर का फ्लो इतना फास्ट नहीं होता है। तो जब हम लोग स्ट्रेट को डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, then straight is a narrow water body connecting to larger water bodies
and channel is a narrow water body connecting two larger water bodies and flowing at a rapid pace। तो इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, और वो क्या चीज ऐड होती है कि जो वाटर है वो कैसे फ्लो कर रहा है, वो एक रैपिड पेस पे फ्लो कर रहा है। बाकी स्ट्रेट और चैनल में कोई फर्क नहीं होता। स्ट्रेट इज स्लो, ऐसे याद रख लेना, एस से स्ट्रेट, एस से स्लो, और सी से चैनल और सी से चीता। चीता क्या होता है? फास्टेस्ट लैंड एनिमल होता है, तो इसीलिए जो चैनल है वो चैनल भी बहुत ही तेजी से फ्लो करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जब हम लोग चैनल की बात करते हैं तो आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, जो सबसे फेमस चैनल है वर्ल्ड का, दैट इज द इंग्लिश चैनल। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग इंग्लिश चैनल को देखेंगे तो आपको इंग्लिश चैनल बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा स्ट्रेट होती है। फिर से नेट चला, अभी ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इंग्लिश चैनल के मैप को देखते हैं तो देखिए, आप खुद ही देखिए, ये देखिए, ये अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ सी है, दो बड़े वाटर बॉडीज, और इनके बीच में एक छोटा सा एक नैरो सा एरिया है, और उसी नैरो से एरिया को हम लोग इंग्लिश चैनल कहते हैं। इसको भी टेक्निकली तो स्ट्रेट ही होना चाहिए था, लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो वाटर का फ्लो है वो वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा तेज रहता है, और क्योंकि इसमें वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा तेज रहता है, इसीलिए गाइस इसे स्ट्रेट ना बोल के हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, हम लोग इसे चैनल बोल देते हैं। तो जब हम लोग चैनल की बात करते हैं तो चैनल स्ट्रेट के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या हो जाता है, फर्क ये हो जाता है कि इसमें हमें रैपिड पेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये बात हुई चैनल की। तो अब अगर हम लोग अपने सारे के सारे सलाइन वाटर बॉडीज को कंसिडर करते हैं तो ओशंस 5 ही होते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन। टेक्निकली ओशन की कोई खास डेफिनेशन नहीं है ज्योग्राफी में। बे और गल्फ दोनों तीन साइड से लैंड से सराउंडेड होते हैं, लेकिन बे की ओपनिंग ब्रॉड होती है और गल्फ की ओपनिंग नैरो होती है। स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को आपस में ज्वाइन करता है। बाइट जैसा अभी हम लोगों ने देखा, जहां पर कॉन्केव कोस्ट लाइन बन जाती है, वहां पर जब वाटर उस कॉन्केव कोस्ट लाइन वाले एरिया में पहुंच जाता है तो उस एरिया को हम लोग बाइट कहते हैं। और चैनल स्ट्रेट जैसा ही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि चैनल में जो वाटर का फ्लो है वो वाटर का फ्लो बहुत ही ज्यादा तेज रहता है। अब गाइस, लेक तो आप लोग जानते ही हैं क्या होती है, एक डिप्रेशन है जिसकी नैरो बेस है और उसमें पानी भरा हुआ है। अगर इसमें सलाइन वाटर भर जाता है तो इसे हम लोग सलाइन कहते हैं। अब क्योंकि ध्यान से सोचिएगा, लेक एक डिप्रेशन होती है जो लैंड में ही होती है। लेक हमेशा चारों तरफ से किससे सराउंडेड होती है? लेक हमेशा चारों तरफ से लैंड से ही सराउंडेड होती है। इसलिए लेक को हम लोग ये भी कहते हैं दैट इट इज अ वाटर बॉडी surrounded by land on all sides। तो लेक को आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेक को आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं और लेक को आप एक ऐसा वाटर बॉडी भी कह सकते हैं जो वाटर बॉडी चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है। तो पैसिफिक, आप ध्यान से सोचिएगा, तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न तो ओशंस हो गए, तीन साइड से सराउंडेड है।
और ओपनिंग ब्रॉड है तो बे हो गया। 3 साइड से सराउंडेड है और ओपनिंग नैरो है तो गल्फ हो गया। एक नैरो वाटर बॉडी है जो 2 लार्जर वाटर बॉडीज को कंबाइन कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है तो वो स्ट्रेट हो गया। एक ऐसा ही नैरो वाटर बॉडी जो 2 लार्जर वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रहा है लेकिन उसमें फ्लो ऑफ वाटर बहुत तेज है, वो चैनल हो गया। एक ऐसा वाटर बॉडी जो कॉनकेव कोस्टलाइन वाले रीजन में प्रेजेंट है वो बाइट हो गया। और एक ऐसा वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है वो लेक हो। अब हमारे पास एक ही डेफिनेशन बचती है, दैट इज सी। अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी वाटर बॉडी ऐसा है जो इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, यानी कि ना ही वो ओशन है, ना ही वो बे है, ना ही वो गल्फ है, ना ही वो स्ट्रेट है, ना ही वो बाइट है, ना ही वो चैनल है और ना ही वो लेक, इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही वाटर बॉडी को हम लोग कॉमन टर्म्स में क्या बोल देते हैं? हम लोग कॉमन टर्म्स में सी बोल देते हैं। देखिए सी की ना अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कोई डेफिनेशन ही नहीं मिलेगी। देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सी इन ज्योग्राफी। तो सी एक ऐसा वाटर बॉडी है जिसमें सलाइन वाटर है लेकिन वो ओशन भी नहीं है, गल्फ या बे भी नहीं है, बाइट भी नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं है, चैनल भी नहीं है और लेक भी नहीं, यानी कि इनमें से किसी की भी कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे वाटर बॉडीज हमारे पास हजारों हैं जो इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही वाटर बॉडी को हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं? सी। So this is what we need to understand when we are talking about water bodies. तो अब जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको सी का। मान लीजिए ये लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है, ये ओपनिंग है। अब ध्यान से सोचिएगा, और ये लार्जर वाटर बॉडी। अब ध्यान से सोचिए, ओपनिंग कहां पे है? ये ओपनिंग हो गई, अब इस ओपनिंग को देखिए आप, ये ओपनिंग ना ही इस वाटर बॉडी का ब्रॉडेस्ट पार्ट है और ना ही इस वाटर बॉडी का नैरोएस्ट पार्ट है। ब्रॉडेस्ट पार्ट ये वाला है और नैरोएस्ट पार्ट ये वाला है। अगर ओपनिंग ब्रॉडेस्ट होता तो हम इसे बे कह देते, अगर ओपनिंग नैरोएस्ट होता तो हम इसे गल्फ कह देते। क्योंकि ये रीजन ना ही ब्रॉडेस्ट है ना ही नैरोएस्ट है, तो ना ही हम इसे बे कह सकते हैं ना ही हम इसे गल्फ कह सकते हैं। क्योंकि हम इसे ना ही बे कह सकते हैं ना ही गल्फ कह सकते हैं, इसीलिए इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इसी को हम लोग सी। ये सिर्फ एक एग्जांपल, ऐसे कोई भी कंडीशन हो सकती जहां पे ना वो ओशन होगा, ना वो बे होगा, ना वो गल्फ होगा, ना वो बाइट होगा, ना वो स्ट्रेट होगा, ना वो चैनल होगा, ना वो लेक होगा। इनमें से किसी की भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। अगर कोई भी ऐसा वाटर बॉडी है तो उसी को हम लोग सी। तो ये हमारे, जिसे हम लोग कहते हैं सलाइन वाटर बॉडीज। तो जब हम लोग वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो अब ध्यान से सोचिएगा, वाटर बॉडीज में सबसे पहले हमें यह समझना है कि वाटर बॉडीज को कैटेगराइज किया गया है उनके टाइप ऑफ वाटर के हिसाब से। फ्रेश वाटर होते हैं, सलाइन वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज 2 टाइप के होते हैं, लेक होती है, रिवर होती है। लेक में और रिवर में क्या फर्क होता है? लेक में स्टैटिक वाटर होता है, रिवर में फ्लोइंग वाटर होता है।
इसके बाद रिवर से रिलेटेड काफी सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, रिवुलेट्स होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम सलाइन वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो सलाइन वाटर बॉडीज की 6-7 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, गल्फ होती है, बे होती है, बाइट होती है, चैनल होता है, स्ट्रेट होता है और लेक्स होती है। ओशन 5 ही है, वो तो आप सबको याद ही होंगे। बे और गल्फ में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर ओपनिंग नैरोएस्ट पार्ट है तो वो गल्फ है, अगर ओपनिंग ब्रॉडेस्ट पार्ट है तो वो बे। स्ट्रेट में और चैनल में भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। दोनों नैरो वाटर बॉडीज होते हैं जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को ज्वाइन करते हैं। स्ट्रेट में वाटर का फ्लो स्लो होता है, चैनल में वाटर का फ्लो रैपिड। बाइट समझ में आया होगा। जब कॉनकेव कोस्ट लाइन हो जाती है और उस कॉनकेव एरिया में पानी भर जाता है तो उसे हम बाइट कहते हैं। ऐसे ही जब कॉन्वेक्स कोस्ट लाइन हो जाती है और लैंड का कुछ पार्ट जो है वो वाटर में प्रोट्यूड कर रहा होता है, यानी कि बाहर को निकल रहा होता है, तो उसे हम केप कहते हैं। तो बाइट और केप एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। लेक डिप्रेशन होता है, शैलो बेस हो क्या कहते हैं, शॉर्टर बेस होती है, नैरोअर बेस होती है। लेकिन जो लेक है उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड होती है। तो अब कोई भी ऐसा फ्रेश वाटर बॉडी है जो ना ही ओशन है, ना ही लेक है, ना ही बाइट, चैनल, स्ट्रेट, गल्फ या बे है, तो ऐसे ही वाटर बॉडी को हम लोग कॉमनली क्या कह देते हैं, ऐसे ही वाटर बॉडी को हम लोग कॉमनली सी कह देते हैं। तो ये कहानी है गाइस वाटर बॉडीज की। तो आई होप वाटर बॉडीज की कहानी आपको समझ में आई हो। तो प्लीज टेल मी, क्या वाटर बॉडीज की कहानी आपको समझ में आई? स्ट्रेट क्या होती है, चैनल क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें किसी को कोई डाउट? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे अच्छी तरीके से याद करिएगा। ओके गुड। तो गाइज ये हमारा आज का सिनारियो है या आज की कहानी है जो आपको समझनी है। आज हम लोगों ने लैंडफॉर्म्स को लेके एक इंट्रोडक्शन लिया है और फिर अलग अलग जो नोमेनक्लेचर या टर्मिनोलॉजी वाटर बॉडीज को लेके होती है उसको लेके हम लोगों ने एक डिस्कशन लिया है। अब ये डिस्कशन आपको फिजिकल मैप समझने में हेल्प करेगा। वैसे तो अभी हमें थीमेटिक मैप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में भी बात करनी है, मुझे एग्रीकल्चर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो कल पहले मैं आपको उन सब के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग कल नॉर्थ अमेरिका के मैप को साथ करेंगे। तो कल पहले हम पॉपुलेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में और क्लाइमेट के बारे में, इन चारों के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कल नॉर्थ अमेरिका के मैप को स्टार्ट करेंगे। कल प्लीज अपनी एटलसेस लेके जरूर बैठिएगा, आपको आपकी एटलस की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस ये कहानी है हाँ जी, कल से एटलस लानी है बेटा, कल से एटलस लानी जरूरी है। तो बेटा ये कहानी है जो आपको आज के लिए समझनी है। आई होप आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। जब मैं लिख रहा हूँ कल की क्लास से पहले मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे बच्चों, इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। और बाकी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। दिस इज माय व्हाट्सएप 8860146836। तो अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो गाइस अब हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। पहले एग्रीकल्चर, मिनरल एक्सेट्रा का इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर कल हम लोग नॉर्थ अमेरिका के मैप को शुरू करने की कोशिश करेंगे। अगर कल का भी टाइम इंट्रोडक्शन में ही चला गया तो फिर हम लोग परसों नॉर्थ अमेरिका शुरू कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड थैंक यू अगेन।